राजधानी दिल्ली में पानी के संकट को लेकर दिल्ली की राजनीति भी गर्मा गई है। एक तरफ बीजेपी के नेता जो कहा जाए कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आज इस तरीके की तस्वीर देखने को मिली जहां बीजेपी नेता जो पूर्व सांसद रमेश बिदूड़ी, उन्होंने ओखला में एक प्रोटेस्ट नेतृत्व किया जहां तमाम लोगों ने जल बोर्ड के दफ्तर में घुसने की कोशिश की, जहां पुलिस के बीच उनके बीच झड़प देखने को मिली, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। तमाम कार्यकर्ता वहां खड़े रहे, मौजूद रहे, लगातार कोशिशें थी कि जल बोर्ड के दफ्तर के अंदर जाएं और जिस तरीके की तस्वीरें थे काफ़ी हैरान कर रही है। हालांकि यही नहीं, दिल्ली सरकार की मंत्री भी एक तरफ अनशन पर बैठी है पानी को लेकर, दूसरी तरफ बीजेपी हमलावर है, यानी सीधे तौर पर पानी की समस्या को लेकर इस तरीके के प्रोटेस्ट, जिस तरीके की राजनीति दिल्ली के अंदर हो रही है पानी को लेकर। लेकिन इसी बीच वो तस्वीरें भी हैं जहां लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, टैंकरों के पीछे भाग रहे हैं, लोगों को पानी नहीं मिल रहा। लेकिन समाधान कब होगा ये फिलहाल किसी को नहीं पता, लेकिन ये जरूर है कि प्रोटेस्ट का दौर जारी है पानी को लेकर। एक कहा जाए कि आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हमलावर है और तस्वीरें इसी तरह की हैं जहां पानी की समस्या से लोग जूझ रहे हैं। कैमरा पर्सन अभिनाथ के साथ राहुल प्रकाश, दिल्ली। पूरी दिल्ली इस समय जल संकट से जूझ रही है। वहीं आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच जुबानी जंग चल रही है। आज दिल्ली सरकार की जल मंत्री आतिशी के सत्याग्रह का आज दूसरा दिन है और आतिशी लगातार दूसरे दिन भी आज सत्याग्रह कर रही हैं। फिलहाल आतिशी के साथ दिल्ली के कई विधायक और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी मंच पर मौजूद दिख रहे हैं। वहीं आतिशी ने आरोप लगाया है कि हरियाणा ने दिल्ली को पानी कम दिया है और वहीं हिमाचल से जो मिलने वाला पानी था उस पर भी हरियाणा ने रोक लगा दी है। वहीं बीजेपी कह रही है कि हरियाणा दिल्ली को और ज्यादा पानी दे रहा है। क्या सच है क्या झूठ, ये कुछ अभी क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन दिल्ली की जनता पानी के लिए बूंद बूंद करके तरस रही है। कैमरा पर्सन कलीकांत झा के साथ मैं मोहम्मद यूसुफ, न्यूज़ 24 दिल्ली। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने वो तारीख बता दी है जब वो अपने माथे से पगड़ी को हटाएंगे। आपको याद होगा कि करीब 2 साल पहले सम्राट चौधरी ने अपने माथे पर पगड़ी बांधी थी और कसम खाई थी कि जब तक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कुर्सी से नहीं हटा देंगे तब तक वो पगड़ी नहीं खोलेंगे। लेकिन उसके बाद स्थिति बदली, परिस्थिति बदली और नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हो गए और एक बार फिर से वो मुख्यमंत्री बन गए। उसके बाद सम्राट चौधरी ने बोला था कि समय आने पर वो अपने माथे का पगड़ी खोलेंगे। अब वो समय भी बता रहे हैं, यानी आगामी 2 जुलाई को सम्राट चौधरी अयोध्या जाएंगे, वहां भगवान श्री राम का दर्शन करेंगे, अपने माथे का मुंडन करेंगे और उसके बाद पगड़ी उतारेंगे। सम्राट चौधरी ने यह भी कहा कि व्यक्तिगत हित से बड़ा होता है पार्टी का हित, यानी पार्टी के सम्मान के लिए उन्होंने यह फैसला लिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सम्राट चौधरी की जो पगड़ी है वह 2 जुलाई के बाद फट जाएगी, खुल जाएगी। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। अटल सेतु को लेकर महाराष्ट्र में सियासत गर्मा गई है। दरअसल महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले कल कुछ मीडिया के साथ अटल सेतु का दौरा करने निकले थे। उन्होंने आरोप लगाया कि अटल सेतु में दरार आ गई है और अटल सेतु को बनाने में हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है। इस वक्त हम उसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर नाना पटोले ने दौरा किया था। यहीं पर जो है दरारें दिखी थी। इसके बाद बीजेपी की तरफ से पलटवार किया गया। बीजेपी की तरफ से उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मोर्चा संभाला। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अटल सेतु में कोई दरार नहीं आई है, अटल सेतु पूरी तरह से सुरक्षित है और जो दरार आई है वो कनेक्टिंग रोड में आई है। इतना ही नहीं, इस मामले में एमएमआरडीए के प्रोजेक्ट मैनेजर भी सामने आए। उन्होंने कहा कि एक कनेक्टिंग रोड का हिस्सा है जो डामर और असफाल्ट से बना हुआ है और बारिश के कारण डामर धंसा क्योंकि ये खारी जमीन है, जिससे कि दरारें आई और इसको अब पूरी तरह से ठीक करने का काम चल रहा है। कैमरा राजेंद्र के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24, बुलवे। 2 दिवसीय समीक्षा बैठक के बाद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पूरी रणनीति तैयार कर ली है। सबसे बड़ी बात है कि अभय कुशवाहा को लोकसभा संसदीय दल का नेता बनाया गया है, यानी 2025 में भी पार्टी की यह कोशिश होगी कि लव कुश समाज के वोट बैंक में सेंधमारी की जाए। दूसरी सबसे बड़ी बात, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने नेताओं को कहा, उन्होंने कहा है कि आपसी जो खींचतान हुई है उसके कारण पार्टी ने
कई सीटें जो है वह लूज किया है। सबसे बड़ी बात है कि पार्टी के अंदर जो आपसी खींचतान चल रही है उसको दूर करने की जरूरत है। तेजस्वी यादव ने अपने नेताओं को कहा है कि वो जो कमियां रह गई है उसको दूर करने की कोशिश करें। तेजस्वी यादव ने साफ लहजे में यह भी कहा कि जो नेता उनके टास्क को पूरा नहीं करेंगे विधानसभा चुनाव में उनको टिकट नहीं मिलेगा। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। मुंबई के उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट पर ईवीएम हैकिंग के मुद्दे पर अब तक महाविकास आघाड़ी के नेता ही सरकार को घेरे हुए थे, लेकिन अब शिंदे गुट के नेता ने भी इस पे सवाल खड़े किए हैं। शिंदे गुट के वरिष्ठ नेता गजानन कीर्तिकर ने कहा है कि इस सीट पर आए हुए परिणाम को कोर्ट में चुनौती देना चाहिए, साथ ही इस वार्ड के, इस सीट के रिटर्निंग ऑफिसर पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। शिंदे गुट के शिवसेना नेता गजानन कीर्तिकर ने अपने बेटे अमोल कीर्तिकर को अपना समर्थन दिया है। अमोल उद्धव गुट में है और मुंबई की उत्तर पश्चिम सीट से लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार भी थे। चुनाव में उन्हें 48 वोटों से शिंदे के उम्मीदवार रविंद्र वायकर के सामने हार का सामना करना पड़ा। इस कड़ी में गजानन कीर्तिकर ने मुंबई उत्तर पश्चिम मतगणना केंद्र पर मतगणना प्रक्रिया की ईमानदारी पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि उन्हें अनियमितता का संदेह है और परिणाम को अदालत में चुनौती देना चाहिए। गजानन कीर्तिकर की ये विवादित टिप्पणी कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले भी गजानन कीर्तिकर कई बार पार्टी डिसिप्लिन और पार्टी लाइन के खिलाफ बोल चुके हैं। यहाँ तक कि गजानन कीर्तिकर को पार्टी से निकालने की भी मांग शिंदे गुट के नेता कर चुके हैं। कैमरा पर्सन विनोद के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। राजस्थान में भजनलाल सरकार को बने करीब 6 महीने का वक्त पूरा हो चुका है और उम्मीद की जा रही थी कि आम जनता की समस्याओं के समाधान के लिए जल्दी ही पार्टी अपने चुनावी वादे के मुताबिक जनता दरबार की शुरुआत करेगी। बीजेपी की ओर से इसकी पहल भी की गई और बीजेपी के इसी प्रदेश मुख्यालय में 4 दिन तक जनता दरबार भी लगाया गया है, लेकिन चौथे दिन ही इस जनता दरबार को बंद कर देना पड़ा, क्योंकि बीजेपी के तमाम पदाधिकारियों की कोशिश यही थी कि कोई ना कोई मंत्री जो जयपुर में मौजूद है वह इस जनता दरबार में यहाँ पर आए, यहाँ पर जो लोग फरियाद लेके आते हैं उनकी समस्याओं का अधिकारियों से बातचीत कर उसका समाधान करें। लेकिन बार बार कहने पर भी बीजेपी का एक भी मंत्री यहाँ पर लगने वाले जनता दरबार में नहीं आए और एक एमएलए जरूर यहाँ पर जनता दरबार लगाने की कोशिश कर रहे थे। 4 दिन तक हर रोज करीब 200 से 250 लोग यहाँ पर आकर उन्हें अपनी शिकायत देते थे और उन्होंने अधिकारी लेवल से बातचीत कर उसका समाधान की भी कोशिश की। लेकिन जब पार्टी का पदाधिकारी ही जनता दरबार लगाने लग जाए तो ऐसे में भला अधिकारी क्यों उनकी बात सुनेंगे। श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नवान्नों में उन्होंने एक प्रशासनिक बैठक किया और प्रशासनिक बैठक में यह निर्णय लिया गया कि पश्चिम बंगाल में जहां जहां पे सरकारी जमीन जो है उसे अवैध रूप से कब्जा किया गया है, उस अवैध रूप को कब्जे को हटाने के लिए यहाँ पे जो कोलकाता के पुलिस कमिश्नर है विनीत गोयल को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने निर्देश दिया और वहीं पे सारे जगहों पे एसपी और जो पुलिस अधिकारी है उनको निर्देश दिया गया है कि जो अवैध रूप से जमीन पे कब्जा करके दुकान या घर बनाया गया है उसको हटाया जाए। क्योंकि 2011 के पहले जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में सिंगूर या नंदीग्राम के जमीन आंदोलन को ही लेकर 2011 के सत्ता में आई थी और अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक बार फिर से कड़ा रुख अपनाते हुए अवैध जो सरकारी जमीनों पे जो जो कब्जा किए हैं उसे हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। तो वही मेदिनीपुर में जिस तरह से देखें कि जो लोग दुकानें बनाए थे उस दुकानों को भी हटाने का काम किया जा रहा है, बुलडोजर के द्वारा उस दुकानों को भी हटाया जा रहा है। तो कह सकते हैं कि सरकार की अब कार्रवाई शुरू हो चुकी है और जो सरकारी जमीन अवैध रूप से कब्जा की है उसे खाली कराने का भी काम शुरू हो चुका है। कैमरामैन पंकज के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24, कोलकाता। महाराष्ट्र में आरक्षण का मुद्दा तूल पकड़ते जा रहा है। राज्य में ओबीसी बनाम मराठा होने की संभावना है, क्योंकि ओबीसी आंदोलन महाराष्ट्र में अब धीरे धीरे उग्र हो रहा है। कई जगहों पर रास्ता रोको आंदोलन किया जा रहा है, खासकर बीड़ जिले में आंदोलन तेज होते जा रहा है। दूसरी तरफ मनोज जरांगे पाटिल और लक्ष्मण हाके के बीच जुबानी जंग भी तेज हो गई है। ओबीसी नेता 54 लाख कुंडी एंट्री रद्द करने की मांग पर अड़ गए हैं, तो दूसरी तरफ मनोज जरांगे पाटिल ओबीसी कोटे से ही मराठा आरक्षण चाहते हैं। लक्ष्मण हाके को समर्थन देने के लिए बीड़ जिले के माजलगांव इलाके से हजारों की संख्या में लक्ष्मण हाके समर्थक वड़ी गोदरी जालना के लिए रवाना हो चुके हैं। शुक्रवार को ओबीसी समाज के प्रतिनिधि मंडल ने मुंबई में सीएम शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने इन प्रतिनिधि मंडलों को जवाबदारी दी है कि लक्ष्मण हाके का अनशन समाप्त करवाया जाए। कैमरामैन दिलीप अवरे के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24,
मुंबई। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद अब विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही है, यानी कि धारा 370 हटने के बाद लंबे समय बाद विधानसभा का चुनाव वहां कराया जाएगा। तो जाहिर सी बात है, ऐसी स्थिति में 370 को लेकर बीजेपी देश भर में जब घूमती है तो उसे वहां बेहतर परफॉर्म भी करना होगा। ये उसके लिए एक बड़ी चुनौती है। लिहाजा बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के लिए बड़ी रणनीति तैयार की है। जी किशन रेड्डी को वहां का चुनाव का प्रभारी बीजेपी ने नियुक्त कर दिया है। चुनाव का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन प्रभारी पहले ही बीजेपी ने नियुक्त कर दिया है। इसके अलावा बीजेपी ने यह तय किया है कि जम्मू संभाग की तमाम सीटों पर बीजेपी पूरी ताकत लगाएगी और 100% सीट जीतने का प्रयास करेगी। वहीं कश्मीर के हिस्से में जहां बीजेपी की कमजोर स्थिति है, उसका संगठन कमजोर है, वहां पे बीजेपी 12 विधानसभा सीटों पे चुनाव लड़ेगी और बाकी सीटों पे वो चाहे तो निर्दलीय को या फिर जिस दल के साथ वो गठबंधन करेगी उसको समर्थन देगी। ये रणनीतिक साझेदारी और रणनीतिक एक तरह से कह सकते हैं चुनावी तैयारी बीजेपी कर रही है। कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। बहुजन समाज पार्टी में मायावती के भतीजे आकाश आनंद की एक बार फिर जिम्मेदार पद पर वापसी हो गई है। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में उपचुनाव से पहले बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को फिर से पार्टी के प्रचार प्रसार की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। उत्तराखंड में विधानसभा के उपचुनाव के लिए आकाश आनंद को स्टार प्रचारक बनाया गया है। जानकारी के मुताबिक बीएसपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में आकाश आनंद का नाम दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर मायावती का नाम है। बीएसपी की लखनऊ में होने वाली बैठक में भी मायावती ने आकाश आनंद को बुलाया है। पार्टी में अहम दायित्व मिलने के साथ ही आकाश आनंद का सियासी कद एक बार फिर से बढ़ गया है। पिछले लोकसभा चुनाव में उनके भाषणों के बाद मायावती ने ये कहा था कि फिलहाल आकाश मैच्योर नहीं है। दरअसल बसपा प्रमुख मायावती ने पहले आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान उन्हें प्रचार और प्रसार से हटा दिया गया था। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। देश भर में पेपर लीक मामले को लेकर विवाद छिड़ा है। इस बीच मध्य प्रदेश सरकार ने भर्ती परीक्षाओं में किसी भी तरह की धांधली न हो, इसको लेकर एक बड़ा फैसला किया है। मध्य प्रदेश में कर्मचारी चयन मंडल जो कि भर्ती परीक्षाएं कराता है, जिसका पहले का नाम व्यापम हुआ करता था, जहां बहुत सारे ऐसे मामले सामने आए थे जब सुर्खियों में रहा है व्यापम, और इसके बाद अब इसका नाम बदलकर कर्मचारी चयन मंडल कर दिया गया है। लेकिन इसमें अब जो भर्ती परीक्षाएं होंगी उसमें एक एजेंसी इन भर्ती परीक्षाओं को कराएगी और दूसरी एजेंसी उस एजेंसी पर निगरानी रखेगी कि परीक्षा में किसी तरह की गड़बड़ी तो नहीं हो रही। इसको लेकर सरकार की तरफ से एक टेंडर भी बाकायदा निकाला गया है, जिसमें दूसरी एजेंसी हायर की जाएगी और ये दो एजेंसियों का काम अलग अलग रहेगा। अब तक एक ही एजेंसी कराती थी भर्ती परीक्षाओं का काम, लेकिन अब से इस भर्ती परीक्षाओं में एक एजेंसी तो परीक्षा कराएगी, लेकिन दूसरी एजेंसी उस एजेंसी पर निगरानी रखेगी कि किसी भी तरह की पेपर लीक या धांधली तो नहीं हो रही है। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ सतीश श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 भोपाल। सीमा पार बने लॉन्चिंग पैड में सैकड़ों की तादाद में आतंकी मौजूद हैं, जो इस कोशिश में हैं कि वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा के जरिए भारतीय सीमा में घुसपैठ कर सकें। लेकिन हमारे जवान बेहद ज्यादा अलर्ट हैं, चाहे बीएसएफ के जवान हो या भारतीय सेना के जवान हो। हमारे बहादुर जवानों के होते हुए दुश्मन यानी पाकिस्तान अपने किसी भी नापाक मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाएगा। इन पाकिस्तान द्वारा पाले गए आतंकियों की मदद घुसपैठ में कर रही है पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी रेंजर, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई। और लगातार जो आतंकी जम्मू कश्मीर में मौजूद हैं, उन्हें सीमा पार से ये निर्देश दिए जा रहे हैं, कुछ करो या मरो। लेकिन ये आतंकी कुछ कर नहीं पा रहे हैं, हमारे बहादुर जवानों की गोली से मारे जा रहे हैं। एक अहम जानकारी सूत्रों से मिली है कि आतंकियों के निशाने पर आने वाली अमरनाथ यात्रा है। आतंकी अमरनाथ यात्रियों को टारगेट कर सकते हैं, उसके चलते जवान पूरी तरह से अलर्ट हैं। समय बॉर्डर पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। इसका यही मकसद है कि दुश्मन अपने किसी भी नापाक मंसूबों में कामयाब ना हो पाए। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा, आरएसपुरा सेक्टर। लॉरेंस बिश्नोई और शहजाद भट्टी की वीडियो कॉल का मामला पाकिस्तान और भारत में पूरी तरह से गरमाया हुआ है और यही कारण है कि लगातार ही लॉरेंस बिश्नोई की वीडियो कॉल को लेके पंजाब में राजनीति गरमाई। वहीं पर अब शहजाद भट्टी की भी सोशल मीडिया के जरिए सफाई आने लगी है और पिछले 3 दिनों में उसने अलग अलग अपनी 2 वीडियोस अपलोड करते हुए कहा है कि भारतीय मीडिया के प्रति वो बिल्कुल ही जवाबदेह नहीं है, बल्कि जवाबदेह है तो पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तान की
एजेंसियों के प्रति है। वहीं पर उसने अपनी एक वीडियो में माना भी है कि उसने 2 बार लॉरेंस बिश्नोई के साथ कहीं ना कहीं संपर्क किया है। फिलहाल अब सभी की नजरें शहजाद भट्टी के इस स्टेटमेंट के ऊपर लगी हुई हैं कि यदि वो जवाबदेह है तो पाकिस्तान सरकार के प्रति है, लेकिन भारत में वो क्या करने के लिए वीडियो कॉल कर रहा था। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल इंग्लिश न्यूज़ 24 चंडीगढ़। महाराष्ट्र सरकार ने यहाँ की पुलिस को देश की सबसे आधुनिक पुलिस बनाने के लिए एक कदम और बढ़ा दिया है। इसके तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग कर किस तरह से अपराध को कम किया जाए, किस तरह से अपराधी को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, इस प्रोजेक्ट पर काम चल रहा था। महाराष्ट्र सरकार इस प्रोजेक्ट पर IIM नागपुर के सहयोग से काम कर रही थी। अब यह प्रोजेक्ट पूरा हो चुका है। इस प्रोजेक्ट का नाम मार्वल रखा गया है, जिसका प्रेजेंटेशन आज अधिकारियों के सामने किया गया। इस मौके पर गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इससे जो अपराधी है वो बच नहीं पाएगा और अपराध जल्द से जल्द सॉल्व होगा। जो कई दिनों का काम है कुछ ही मिनटों में हो जाएगा और अपराधी जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर साइबर क्राइम पूरे देश में जिस तरह से बढ़ा है उसी तरह से महाराष्ट्र में बढ़ा है। गृह मंत्री का मानना है कि इससे साइबर क्राइम पर लगाम लगाया जा सकेगा और जल्द से जल्द अपराधी को पकड़ा जा सकेगा। अंचल के साथ इंद्रजीत सिंह, 24 मुंबई। जहां देश के अधिकतर इलाके गर्मी से जूझते हुए हीट वेव का सामना कर रहे हैं, तो वही दूसरी तरफ कश्मीर घाटी में इसके बिल्कुल विपरीत मौसम अभी भी ठंडा बना हुआ है। जून के महीने में लगातार बारिशों का सिलसिला जारी है और कश्मीर घाटी के दूर दराज इलाकों में पीर की गली जो पीर पंजाल शोपियां से आगे आता है, वहां पर बर्फबारी हुई और 7 इंच बर्फबारी के करीब रिकॉर्ड की गई। इसी तरह से कश्मीर घाटी के जो अधिकतर दूर दराज पहाड़ी इलाके हैं, यहाँ सामान्य से कम तापमान रिकॉर्ड किया जा रहा है। कुछ इलाकों में 10 डिग्री या 12 डिग्री के आसपास तापमान रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिसके चलते लोग जून के इस गर्मी के मौसम में भी ठंड महसूस करते दिखाई दे रहे हैं। और पूरे देश से बिल्कुल अलग कश्मीर घाटी में मौसम इन दिनों सुहाना तो है ही, लेकिन साथ साथ में लोग ठंडक का भी एहसास मौसम के द्वारा यहाँ पर लेते नजर आ रहे हैं। कैमरामैन ऋषित के साथ आजू श्रीनगर, 24। दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल पर ट्रेन का किया गया है सफलतापूर्वक परीक्षण। अब दुनिया मानेगी भारत का डंका, क्योंकि भारत ने वो कर दिखाया है जो कोई दुनिया का दूसरा देश नहीं कर पाया है। और वो दिन दूर नहीं है जब कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर घाटी तक ट्रेन चलना शुरू हो जाएगी। ये जो परीक्षण किया गया है, ये किया गया है संगलदान से रियासी रेलवे स्टेशन के बीच। आने वाले चंद दिनों में रियासी से लेकर कश्मीर घाटी तक ट्रेन चलना जल्द शुरू हो जाएगी और उधमपुर से लेकर रियासी के बीच ट्रेन भी जो है इस साल के अंत तक चलना शुरू हो जाएगी। यानी इस साल के अंत तक कश्मीर घाटी से लेकर कन्याकुमारी तक जो है रेल के जरिए देश दुनिया का संपर्क सालों साल जुड़ा रहेगा। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 रियासी। गुजरात के वडोदरा से आई अभिभावकों को चिंता में डालने वाली खबर। तेज रफ्तार से जा रही स्कूल वैन से चालक की लापरवाही के चलते 2 छात्राएं गिरी। पुलिस ने चालक को किया गिरफ्तार। स्कूल खुलते ही कापी किताब, यूनिफॉर्म और फीस के साथ साथ बच्चों को स्कूल तक छोड़ने और ले जाने की भी जहमत शुरू हो जाती है, खासकर शहरों में जहां ज्यादातर नौकरी पेशा लोग होते हैं। ऐसे में अपने बच्चों को स्कूल वैन, ऑटो या स्कूल बस के सहारे छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ बच्चों की सुरक्षा किस कदर खतरे में होती है उसकी एक वानगी वडोदरा में देखने को मिली, जहाँ छात्राओं को घर से लेकर निकली स्कूल वैन ने तुरंत रफ्तार पकड़ ली और महज 100 मीटर दूर गई स्कूल वैन से दोनों छात्राएं बुरी तरह से गिर पड़ी और घायल हो गई। आसपास मौजूद सोसाइटी के रईसों ने तुरंत छात्राओं की मदद की। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस से संज्ञान लेते हुए 192A, 180, 184, 336 और 289 के तहत मामला दर्ज कर ड्राइवर प्रतीक और कार मालिक दिनेश जोशी को गिरफ्तार कर लिया। हैरानी की बात यह है कि कार चालक के पास महज लर्निंग लाइसेंस था। ऐसे में अभिभावकों को सोचना होगा कि वो अपने बच्चों को किसके हवाले कर रहे हैं। कैमरामैन प्रभात साहब, अहमदाबाद।